हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज की स्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। देखो, आज की जो ये वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं करवाने वाला हूं मैथ्स का प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक, यूपीएसआई का वो भी। क्योंकि आपको पता होगा यूपीएसआई के फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं और आप भी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना फॉर्म भर दो। ठीक है, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है क्योंकि लास्ट डेट तक तो मतलब सर्वर वगैरह क्रैश हो जाते हैं तो बहुत दिक्कत आती है। तो जितना जल्दी हो सके तो सबसे पहले अपना फॉर्म फिलअप कर दो और अपनी तैयारी में जुट जाओ। ये मौका आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, दरोगा बनने का, वो भी यूपी के अंदर। देखो, इससे पहले मैंने मैथ्स का एक प्रीवियस ईयर पेपर करवा दिया है, उसे भी देख लेना। ठीक है, ये मैं सेकंड करवा रहा हूँ और वो भी देखा कौन सा, 1 दिसंबर 2021 शिफ्ट 1 का। क्योंकि इससे पहले जो यूपीएसआई का मैथ्स का पेपर हुआ था वो 2021 में हुआ था। ठीक है, तो मैं क्यों करवा रहा हूँ ये सब, क्योंकि आपको ओवरव्यू तो मिल जाए कि मैथ कैसा आता है। ठीक है, जब भी तो आप तैयारी कर पाओगे कि आपको सबसे पहले ये तो पता हो कि मैथ का लेवल क्या होता है यूपीएससी के अंदर। ठीक है, अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आप कैसे तैयारी कर पाओगे। ठीक है, तो आप यहाँ से देख पाओगे कि मैथ कैसा आता है और आपको पता होगा मैथ का यानी कि हर एक सब्जेक्ट का जो वेटेज होता है वो 40 मार्क्स का, मतलब 40 क्वेश्चन आते हैं हर एक सब्जेक्ट के। मैथ के भी 40 आते हैं, लेकिन खास बात क्या है मैथ में कि 40 क्वेश्चन पूरे मैथ के नहीं आते, उसमें कुछ रीजनिंग के पूछ लेता है वो। ठीक है, जैसे मैं बताऊं, ये वो टॉपिक है रीजनिंग के जो 2021 में जो पेपर हुआ था, जो मैथ्स के अंदर आए थे। ठीक है, मतलब कह सकते हैं जैसे 40 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, 40 में से 10 से 12 क्वेश्चन तो आपको रीजनिंग के ही देखने को मिलेंगे यहाँ। और प्योर मैथ के क्वेश्चन जो मिलेंगे वो सिर्फ 28 से 30 ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, और कौन कौन से टॉपिक, देखो इन टॉपिक से रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे मैथ के अंदर। ये टॉपिक है सब, आप एक बार देख भी लेना। ठीक है, मैंने वहीं से लिखे हैं एनालिसिस करके। ठीक, जब मैं अभी प्रीवियस पेपर का एनालिसिस कर रहा था तो वहीं से मैंने देखे थे, इन सबसे आ रहे थे क्वेश्चन। और देखो, ये जो क्लास है हमारी, इसमें मैं जो ये हमारा सेट है वो 1 दिसंबर 2021 शिफ्ट 1 का है। ठीक है, तो इसमें मैं 40 क्वेश्चन पूरे नहीं करवाने वाला मैथ के। क्यों? क्योंकि जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो मैंने हटा दिए। इस सेट में जैसे 40 क्वेश्चन है मैथ के, तो 40 में से 14 क्वेश्चन थे रीजनिंग के, तो ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाने वाला। ठीक है, मैं करवाऊंगा सिर्फ 26 क्वेश्चन जो प्योर मैथ के क्वेश्चन है। और जो इससे पहले वाला सेट था उसमें मैंने 40 के 40 क्वेश्चन पूरे करवाए थे, यानी कि जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो भी करवाए थे। आप उसे भी देख लेना, आपको पता पड़ जाएगा कि रीजनिंग के क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं मैथ के अंदर। हालांकि मैंने इसमें बता ही दिया आपको। देखो, ये वाले टॉपिक होते हैं रीजनिंग के, इनसे आते हैं सीरीज, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, कैलेंडर, मिरर इमेज, ठीक, मीनिंगफुल वर्ड। तो ये जो टॉपिक है ये मैथ के अंदर इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। और देखो, एग्जाम को क्रैक करना ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ी बात है। अगर आप सही स्ट्रेटेजी, सही रणनीति अपनाओगे तो अभी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, क्योंकि अभी काफी टाइम लगेगा एग्जाम होने में। तो जब तक आप अच्छे से तैयारी कर ले जाओगे, इसलिए अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से करनी है, कहीं कमी नहीं छोड़नी बिल्कुल भी। और स्पेशल वो कैंडिडेट जिनका यूपी कांस्टेबल में नहीं हो पाया, उनके लिए तो सुनहरा मौका है। क्योंकि देखो, वहां तो कांस्टेबल में 1 स्टार भी नहीं मिलता, अगर यहाँ आपका सिलेक्शन हो गया ना तो सीधे 2 स्टार मिलेंगे। ठीक है, सीधे आप दरोगा के रैंक पर जाओगे। तो बहुत ही अच्छा चांस है, अपनी मेहनत को जारी रखना है। ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी है और आपको एक वैकेंसी लेकर ही जानी है। तो देखो, बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन को खुद भी सोल्व करना है, उसके बाद आपको मेरा सॉल्यूशन देखना है, जब भी मतलब होगा क्लास लेने का। और लास्ट में कमेंट सेक्शन में आपको बताना भी है कि आप कितने सही कर पाए। ठीक है, कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन। और देखो, ज्यादा हार्ड यानी टफ लेवल नहीं होता मैथ का, इतना भी टफ नहीं होता। ठीक है, मतलब अगर आप सही तरीके से मैथ में तैयारी करोगे तो आप कर ले जाओगे, इस बात की गारंटी है। बस आपको सही तरीके से करनी है। ठीक, सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। हालांकि मैं स्ट्रेटजी की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं फुल डिटेल के साथ मैं सारी चीजें बताऊंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, इसमें कह रहा है कि एक नाव धारा के ऊर्ध्व प्रवाह 434 किलोमीटर की दूरी को 62 घंटे में और धारा के अनुप्रवाह 648 किलोमीटर की दूरी को 72 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो, ऊर्ध्व प्रवाह, ठीक, ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है यानी कि धारा के विपरीत। ठीक, अनुप्रवाह का मतलब होता है धारा के अनुकूल। देखो, अगर मैं बात करूं, नाव की चाल है एक्स, ठीक, और धारा की चाल है वाई। अगर मैं धारा के ऊर्ध्व प्रवाह की बात करूं, धारा के विपरीत, तो चाल हो जाएगी, ठीक, वो होगी हमारी एक्स माइनस वाई। तो कह सकते हैं यानी कि
434 किलोमीटर की जो दूरी है ये 434, ठीक है। अगर मैं स्पीड की बात करूं वो क्या हो जाएगी x माइनस वाई ये, ठीक। तो यहां से हमारा टाइम आ जाएगा जो कि दिया 62 घंटे ही, ठीक है। और 62 से अगर मैं इसे काटूंगा कट जाएगा, कितनी बार जाएगा, यानी कि 4 8 दूनी, ठीक है, ये जाएगा 7 दूनी 14, 7 6 42 41, यानी कि 7 बार कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 7, यानी x माइनस वाई की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 7। अब देखो अनुप्रवाह कह रहा है 648 किलोमीटर जाता है 72 घंटे में, यानी अनुप्रवाह का मतलब यहाँ स्पीड जुड़ जाएगी क्योंकि धारा के अनुकूल अगर चल रही है नाव तो यहाँ से कह सकते हैं यानी कि 648 किलोमीटर की जो दूरी है, ठीक, स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ x प्लस वाई, ये कितने टाइमिंग ले रहा है 72 घंटे, ठीक है। तो 72 से भी डायरेक्ट कट जाएगा, कट तो जाना चाहिए, ये कटेगा हमारा 9 दूनी 18, 9 7 63 64, यानी 9 बार कट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 9, तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई 9। हमें क्या बताना था, स्थिर जल में नाव की चाल, तो नाव की चाल मानी है हमने x, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखो दो इक्वेशन आ गई, एक ये आ गई, ठीक है, एक ये आ गई, इन्हें सोल्व करके यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे भी निकाल लो। देखो इस इक्वेशन में से इसे अगर मैं घटाऊंगा, सॉरी घटाऊंगा नहीं, जोड़ दो इन दोनों को, जब जोड़ेंगे तो y से y खत्म हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x 9 7 16, यानी इधर हो जाएगा 16, ठीक, इधर हो जाएगा 2x, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, ठीक है। तो ये क्या आ गई हमारी नाव की चाल आ गई। तो 8 किसमें दिया है, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा सही, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया, बिल्कुल बेसिक लेवल से बताऊंगा जिससे कि हर एक एस्पिरेंट के समझ में आना चाहिए, चाहे वो कितना ही कमजोर हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरा मकसद ये है कि सिर्फ जो अच्छे बच्चे हैं पढ़ने में उन्हें की समझ में आए, नहीं, सबके समझ में आना चाहिए। करो सेकंड क्वेश्चन। देखो इसमें बोला है कि 13 वर्षों के लिए 33% वार्षिक दर से ₹22,450 पर साधारण ब्याज पर मिश्र धन ज्ञात कीजिए, ठीक। मिश्र धन 13 वर्षों के लिए ब्याज दिया 33%, ठीक। तो ब्याज कितना हो जाएगा, 13 3 39 को 9 का हासिल 3, 13 3 39 3 42, ठीक है। तो इतना हो जाएगा टोटल ब्याज, इतने परसेंट 429%। हमें निकालना है मिश्र धन, यानी कि 22,450 है अमाउंट, ठीक है। तो 429% क्या हो जाएगा ब्याज, ठीक है। तो इसका मतलब हमें निकालनी है 529, क्योंकि 100% क्या होता है, 100% अपना आप में कोई भी अमाउंट होता है, तो इन्हें अगर मैं जोड़ूंगा तो 529, तो 529% की क्या निकालनी है हमें, वैल्यू निकालनी है बस। ये इसे सोल्व कर लो। देखो एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, पॉइंटों में वैसे दिया, तो इसका मतलब ये हमें सोल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसका सबसे बेस्ट मेथड क्या है देखो सोल्व करने का, अगर ये यूनिट डिजिट से तो हम नहीं कर सकते, ठीक है, सम ऑफ डिजिट से हम कर सकते हैं। 3 और 1 4, 8 4 12, ठीक, यानी 3 हो जाएगा 7 3 10, 1 हो जाएगा 6 7 7 5 12, इसका आएगा 3 यूनिट डिजिट, वो सम ऑफ डिजिट। 8 और 1 9 कैंसिल, 7 6 13, यानी कि यहाँ जाएगा 4 5 9, या आएगा 9 कह दो या 0 कह दो, बात एक ही है। 2 और 1 3 और 8 3 11, 11 का मतलब 2 7 9, ये खत्म, 6 5 11, इसका सम ऑफ डिजिट आएगा 2। 1 और 1 2, 8 2 10, ठीक, 10 का मतलब 1, 1 में 7 जोड़ूंगा 8 6 14, 14 का मतलब 5 5 और 5 10, इसका आएगा सम ऑफ डिजिट 1। तो इनका अलग अलग आया, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, देखो 5 4 9, ठीक, 2 और 2 4, ये आएगा 4 यहाँ से, ठीक है। 5 और 2 7, यहाँ से आएगा 7, और नीचे क्या 1 है ही, मतलब सम ऑफ डिजिट 10 का निकालेंगे 1 क्या आएगा, तो 7 चौक 28, ठीक, 8 और 2 10, तो इसका सम ऑफ डिजिट क्या आएगा 1। तो इसका मतलब ऑप्शन जो डी है इसका आ रहा है 1, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो इसे हमने कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने डिजिटल सम से ये कर लिया, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप बताना कमेंट सेक्शन में कि डिजिटल सम कंसेप्ट आप पर आता है नहीं आता है। अगर नहीं आता है, देखो जो मेरी कैलकुलेशन वाली सीरीज है उसमें मैं कैलकुलेशन जहां जहां नीड होती है, मैं जिस प्रकार की, तो मैं एक वीडियो भी अलग से, मतलब एक सीरीज अलग से बना रहा हूँ कैलकुलेशन की, वहां मेरी 2 वीडियो पहले से पड़ी हुई है, आप उन्हें देख लेना। शायद वहां डिजिटल सम की नहीं है, उसे भी मैं ऐड करवा दूंगा 2 4 दिनों के अंदर, ठीक, वो भी सिखा दूंगा कि डिजिटल सम कैसे लगाते हैं और कहाँ लगाते हैं। कीजिए थर्ड क्वेश्चन। देखो इसमें बोला है कि वर्ष 2006 से 9 तक की टी शर्ट बेचने वाली 3 अलग अलग कंपनियों की बिक्री दी गई है हमें, ठीक है। तो 2009 में बेची गई ब्रांड जेड की टी शर्ट की बिक्री ब्रांड वाई की टी शर्ट की कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है, जेड, ठीक है, जेड में 2009 की, जेड में 2009 की, यानी 2009 ये 740 है बिक्री, 740, ठीक है। अब क्या पूछा है,
ब्रांड वाई की टी शर्ट कुल बिक्री, यानी ब्रांड वाई कुल कह रहा, तो ब्रांड वाई ये है, तो कुल जोड़ना पड़ेगा। देखो 1120 पहले ना जोड़ दो सब, यानी कि 1120, ठीक। यहाँ है 990, 990, ठीक। यहाँ है 1050, 1050, और यहाँ है 1080, तो ये कुल बिक्री, ठीक है। और मैं इन्हें जोड़ूंगा, यानी 0, 8 5 13, ठीक, 13 9 22, 2 24 को 4 का हासिल 2, ठीक, 10 2 12, 10 22, 9 31 और 11 42, तो ये आ गया 4240, ठीक है। तो 4240 आया टोटल, ठीक है। तो क्या पूछा है इसका परसेंटेज, 4240, ये परसेंटेज में निकालना, बस यही तो पूछा था। बस इसे सोल्व कर दो। देखो 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगी, और मैं इसे 2 से काटूंगा तो ऊपर बचेगा क्या, 2 3 6, 2 7 14 37, इसे भी काटूंगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 0 है, ठीक है। इसका मतलब इसे हम 4 से भी काट सकते हैं, कट जाएगा। 4 से काटेंगे, देखो 4 निम 36, 1 37, 4 दूनी 8, 2 10, 4 पंजे 20, ये आया। 4 से काटूंगा, 4 पंजे 20, 1 21, 4 के 12, ठीक है। अब देखो 53 समय से काटना ही पड़ेगा, पॉइंटों में वैसे वैल्यू दिया, चाहो तो आप इसकी अप्रोक्स वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है। अप्रोक्स आप पर आती है कि नहीं, वो 53 है, अगर मैं इसमें क्या कर दूं, -3 कर दूं, ठीक, तो यानी 50 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 50 की वैल्यू आ जाएगी 925, मैं अप्रोक्स वैल्यू निकाल रहा हूँ इसकी, ठीक है। तो यहाँ जाएगा पॉइंट, और मैं 5 से काटूंगा, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25, यानी 18.5 की वैल्यू आ जाएगी लगभग, किसकी, 1 की वैल्यू। हमें करना 3 माइनस, तो यहाँ से 3 की वैल्यू निकालूंगा तो 18 3 54, 55 के करीब आ जाएगी, ठीक है। तो मतलब कह सकते हैं यहाँ 925 में से मैं अगर 55 घटाऊंगा तो यहाँ नीचे क्या बन जाएगा, 50। मैं अप्रोक्स वैल्यू निकाल रहा हूँ, आप इसे सीधे भी कर सकते हैं, ठीक। तो यानी कि 5 में से 5 जाएगा 0, ठीक, 12 से 5 जाएगा 7, यहाँ बचेगा 8, और नीचे क्या, 50, ठीक है। 1 0 से 1 0 खत्म कर लेंगे, और मैं इसे काटूंगा 5 से, तो ये क्या आ जाएगा, 5 एकम 5, ठीक, 3, यानी कि 5 7 35, 17 पॉइंट करके कुछ आएगा। देखो 17 पॉइंट करके कुछ जो दिया वो दिया ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, ठीक है। देखो मैंने अप्रोक्स वैल्यू निकालनी सिखा भी रखी है, ठीक है। आप बताना आप पर आती है नहीं, इस प्रकार अगर बड़ी कैलकुलेशन हमें दी हो तो वहां से हम अप्रोक्स वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। नहीं आती तो आप सीधे डायरेक्ट काट लीजिए 53 से, जब भी यही आएगा हमारा। बढ़े आगे, करो फोर्थ क्वेश्चन। देखो फोर्थ क्वेश्चन में भी सेम बोला है, मतलब यही है, इस प्रकार की इमेज दी है। इसमें कह रहा है कि 2007 की तुलना में 2009 में ब्रांड एक्स टी शर्ट की बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी आई। 2007 की तुलना में 2009 में ब्रांड एक्स ये रहा, 7 की तुलना में 9 में, 7 में हुई 1050, ठीक है, 7 में हुई है 1050, और 9 में हुई है 880, तो कितने की कमी आई है, ठीक है। 0 में से 0 जाएगा 0, 15 में से 8 जाएगा 7, 9 में से 8 जाएगा 1, 170 की कमी आई है, ठीक है। यही पूछा 1050 पर, इसे परसेंटेज में बताना। ये 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, देखो 2 से काट लेंगे, नीचे बचेगा हमारा, इसे काटूंगा 2 पंजे 10, यहाँ जाएगा यानी 170 इंटू 5, नीचे क्या बचेगा 21, ठीक है। 5 के अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 17 पंजे 85, यह आ जाएगा 850 अपॉन 21, 21 से अगर मैं इसे काटूंगा देखो क्या आएगा, 21 चौक होते हैं 84, ठीक। यहाँ 5 नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ आएगा 2, देखो गलती क्या किया हमने, यहाँ 5 की जगह क्या आएगा 2, क्योंकि अब 5 से काटूंगा 5 दूनी 10 आएगा ना, यहाँ आएगा 2, 17 दूनी 34, तो यहाँ क्या आएगा 340 आ जाएगा, और नीचे क्या 21, अगर मैं इसे 21 से काटूंगा तो 21 दूनी 42, यानी 21 एकम 21, तो एक तो हमारा आएगा ही, ठीक। 21 एकम 21, यहाँ कितना बचेगा 13, 130, ठीक, और 21 छिक्का 126, यानी कि 16 पॉइंट करके कुछ आएगा, 16 पॉइंट करके, तो 16 पॉइंट करके कुछ दिया ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। देखो दोनों ही बढ़िया क्वेश्चन थे, ठीक है, कैलकुलेशन में यहाँ गड़बड़ नहीं करनी है, बस करो। 5वां क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि एक ट्रेन अमृतसर से कांगड़ा तक 96 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, और 98 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है। यदि कुल यात्रा में 194 घंटे का समय लगता है
तो अमृतसर और कांगड़ा के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो डिस्टेंस बतानी है। देखो डिस्टेंस हमने मान ली डी, ठीक है। अगर पहले जब ये गया तो ये इसी स्पीड से गया 96 की स्पीड से, तो यहां से अगर मैं टाइम निकालूंगा तो ये लगा टाइम। फिर जब वो वापस आया तो किस स्पीड से आया 98 ये, ठीक है। तो यहां से टाइम ये आया जब वापस आया। अगर इन दोनों टाइमों को जब मैं जोड़ दूंगा तो ये कह रहा है कि 194 घंटे लगेगी। बस हमें डी की वैल्यू यहां से निकालनी है। अब देखो इसका बेहतरीन तरीका क्या है, यहां से अगर मैं 1/2 ले लूं बाहर, ठीक है, यहाँ क्या बचेगा अंदर, डी बटे 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 48 प्लस यहाँ क्या बचेगा डी बटे 49, ठीक है। यहाँ 194 दो जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ मैं सीधा यानी यहाँ क्या बचेगा हमारा डी अपॉन 48 प्लस डी अपॉन 49। यहाँ क्या हो जाएगा 2 चौक 8, 19 दूनी 38, ये हो जाएगा 388। देखो सबसे बेहतरीन तरीका है इसका, आप ऑप्शन पुट करके देख लो, जो भी ऑप्शन पुट हो जाए वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। डी की वैल्यू इनमें से आएगी कुछ, तो सबसे बेहतर है देखो 48 से कट जानी चाहिए, वो 48 का मतलब 16 से भी कट जानी चाहिए। तो 16 से कौन सी वैल्यू कट रही है, 16 पंजे से 16 छिक्कम 96, देखो ये तो नहीं कट रही, तो ये तो नहीं हो सकता। 16 पंजे 80, यहाँ बचेगा 15, ठीक 150 आ जाएगा फिर, तो 16 निम्मा 144, 6 68, ये भी नहीं कटेगी। तो इसका मतलब ऑप्शन जो बी है ये भी नहीं हो सकता। अगर हम सी करके देखें 16 पंजे 80, यहाँ बचेगा 13 यानी 130, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128 यानी 2, तो ये भी नहीं कटेगा। और मैं डी करूं 16 एकम 16 पंजे 80, यहाँ बचेगा 14 तो हो जाएगा 140, 16 अट्ठे 128, फिर 12, फिर 16 अट्ठे 128, तो ये कट जाएगा। मतलब ये ही 16 से हमारा कट सकता है ऑप्शन डी, ठीक है। तो इसका मतलब डी वो वैल्यू आएगी ना जो 48 से भी कट जाए, 49 से भी कट जाए, तो वो ऑप्शन डी है हमारा ये वाला। तो ऐसा कर सकते हैं आप, मतलब जरूरी नहीं कि आपको पूरा ही सोल्व करना है क्वेश्चन को, नहीं आप ऑप्शन की भी सहायता लीजिए। कब तक सोल्व करोगे ऐसे, ऐसा बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब देखो प्रैक्टिस सेट करने का मतलब यही होता है, मतलब जैसे मैं करवा रहा हूँ, इसे देखने का मतलब यही है कि आपके अप्रोच में और मेरी अप्रोच में क्वेश्चन को सोल्व करते हुए क्या अंतर है, मैं कहाँ किस टाइप से जल्दी सवाल को करने के लिए क्या कर रहा हूँ और आप क्या कर रहे हैं, ठीक। तो मैंने यहाँ क्या करा, ऑप्शन की सहायता से जल्दी कर दिया। बढ़े आगे, करो छठा क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि एक घड़ी विक्रेता घड़ियों को प्रति घड़ी ठीक इतने रुपए में बेचता है, हालांकि वह क्रमशः 20% और 30% की लगातार 2 छूट देने के लिए मजबूर है, तो अंकित मूल्य क्या है। बढ़िया, थोड़ा ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है कि एक घड़ी विक्रेता घड़ियों को यानी कि प्रति घड़ी इतने रुपए में बेचता है, ठीक है, हालांकि वह क्रमशः इतने परसेंट और इतने परसेंट की 2 छूट देने के लिए मजबूर है, तो हमें अंकित मूल्य बताना है। अंकित मूल्य देखो वो क्या कह रहा है, अब थोड़ा ध्यान समझना। यानी कि अंकित मूल्य अगर हमने मान लिया x, उस पर 2 छूट दी उन्होंने, एक 20% की, 20% का मतलब 4/5, ठीक। दूसरी दी उसने छूट 30% की, यानी कि 30% की छूट देगा तो 70% यानी कि 7/10। ये छूट देने के बाद वो जब बेचता है, वो बेचता है इतने की, यानी कि 17 1 लाख जो भी है 1,76,064, ठीक, यानी कि 6064 इतने की बेचता है। तो हमें अंकित मूल्य बताना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, बस सोल्व कर लो। देखो 7 से कट जाएगा, कट दो जाना चाहिए क्योंकि हमें पॉइंटों में वैल्यू नहीं दी, तो इसे 7 से अगर मैं काटूंगा तो यहाँ क्या आएगा, यानी 7 दूनी 14, ठीक, 3 बचेगा, 7 पंजे 35, 1 बचेगा, 7 एकम 7, फिर 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, ये आ गया। देखो 4 से भी कट जाना चाहिए, 7 से तो कट गया, 4 से अगर मैं इसे काटूंगा तो 4, ठीक, यही लिख लेता हूं मैं, यानी कि 4 छिंग 24, फिर 4 दूनी 8, 3 4 अट्ठे 32, फिर 4 अट्ठे 32, ये आ गया। तो यहाँ क्या बचेगा x, और नीचे क्या बचेगा, 10 पंजे 50, 50 जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो 1 जीरो तो आएगी लास्ट में, 5 की और मल्टीप्लाई करूंगा, 5 अट्ठे 40 की जीरो हासिल 4, 5 अट्ठे 40 को 4 का 44, 5 दूनी 10 4 14, ठीक, 5 छंग 30 और 1 31, तो ये आ गया 31 44 00, ये रहा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप भी इसी प्रकार सोल्व कर रहे होंगे। तो कोई ज्यादा ऐसा थोड़ी है कि बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन है, नहीं, बस कैलकुलेशन है। हालांकि जो ये सेट लग रहा है मुझे, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा लग रही है,
क्योंकि इससे पहले भी जो 2-3 क्वेश्चन करवाए थे उनमें भी कैलकुलेशन ठीक ठाक थी, ठीक है। लेकिन इससे पहले वाला जो सेट करवाया था उसमें नहीं थी ज्यादा कैलकुलेशन, उसमें तो सारे क्वेश्चन इजी से थे। तो इसका मतलब ये जो शिफ्ट रही होगी ये हमारी टफ रही होगी, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी ज्यादा देखने को मिला होगा। इसमें कह रहा कि उन सभी 3 अंकीय संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 10 से विभाजित करने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। 3 अंक की संख्या अगर 10 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 5 प्राप्त होगा। इसका मतलब लास्ट में 5 जरूरी होना चाहिए। 3 अंक की संख्या पहली तो देखो ये बनेगी 105, जब 10 से में डिवाइड करूंगा तो शेषफल 5 बचेगा। दूसरी जो संख्या बनेगी वो बनेगी 115। तो इसी प्रकार आगे बढ़ती चली जाएगी। तो जो लास्ट की संख्या होगी हमारी वो होगी 995, ठीक है। तो 5 शेष बचना चाहिए 10 से डिवाइड करने। तो हमें क्या निकालना है, इनका योगफल वैसे निकालना। तो पहले तो ये बताओ संख्या कितनी है, तो संख्या कितनी है कैसे निकालते हैं, यानी कि 995 में से अगर मैं 105 घटा दूं, डिवाइड कर दूं, इनके बीच का डिफरेंस है कितना 10, ठीक है। और क्या करूं 1 ऐड कर दूं, ये होता है। तो 5 में से 5 जाएगी 0, ठीक। 9 में से 5 में से 5 जाएगी 0, 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 1 जाएगा 8, ठीक है। और अपॉन 10 और प्लस 1, 0 से 0 कट जाएगा, 89 में 1 जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा 90। इसका मतलब टोटल जो संख्या है ये कितनी है 90 है, यानी n बराबर हमारा 90 है। हम निकाल सकते हैं क्या पूछा, यानी इनका सम बताना। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है देखो, यही होता है यानी n/2 a प्लस l, ठीक है। a क्या मतलब होता है फर्स्ट टर्म, l क्या लास्ट टर्म यानी कि अंत का जो पद है, n क्या नंबर ऑफ टर्म। तो यानी कि 90/2 a कितना 105, ठीक है, और l कितना 995 ये। अब इसे सोल्व कर लो। इसे अगर मैं काटूंगा तो यहाँ जाएगा 45, ठीक है। 105 में 995 जोड़ूंगा तो 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, ठीक। 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 5 और 5 10, 9 यहाँ से क्या जाएगा 9 और 10 1 11, तो ये आ जाएगा। तो 11 की मल्टीप्लाई हमें करनी ही पड़ेगी, तो 11 पंजे 55, 11 चौक 44 और 5 49, तो ये क्या आ जाएगा ये 495 00। तेरा ऑप्शन डी 495 00, ठीक है। तो समझ में आया या नहीं आया, बढ़े आगे। करो 8वां क्वेश्चन। देखो इसमें बोला है कि धनुष अपनी बचत का 22% वृद्धाश्रम के लिए, बचत का 23% अनाथालय के लिए और बचत का 24% चिकित्सा सहायता के लिए फाउंडेशन को दान कर देता है। उसने बचत की शेष राशि 9300 रुपये बैंक में जमा कर दी। धनुष का वेतन ज्ञात कीजिए यदि वेतन का 40% उसकी बचत राशि है। तो वो थोड़ा ध्यान पूर्वक करना है। हालांकि मुझे ये लग रहा है कि ये सेट मतलब अच्छे खासे लेवल है इस क्वेश्चन में, मतलब इस सेट में। देखो बचत है 40%, ठीक है, बचत है 40%। तो 40 देखो बचत को हम इस प्रकार लेंगे, यानी कि बचत अगर हम 100 ही मान ले, ठीक, बचत अगर हम 100 ही मान ले, यानी 40% की वैल्यू 100 मान ली, तो यहाँ से अगर मैं 100% की वैल्यू निकालूंगा तो क्या जाएगी, ठीक। 4 से अगर मैं इसे काटूंगा यहाँ 10% की वैल्यू क्या आएगी, यानी कि 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 25 आ जाएगी, ठीक। यानी कि अगर 1 जीरो और बढ़ा दूंगा तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 250, ठीक है। तो मतलब तो 250 हमने क्या मानी है इनकम, तो 250 हमने मान ली इनकम। तो 250 उसकी इनकम है, तो 100 क्या आ जाएगी उसकी 40% निकालेंगे बचत, तो ये क्या है बचत, ये है उसकी बचत। अब करते हैं ये 100 मानने का हमारा मकसद क्या है, जिससे कि हम जब वैल्यू निकालेंगे जैसे 22% की 23% की ये आसान हो जाए। अब क्या बोला था 22% वृद्धाश्रम के लिए, तो 100 में से 22 तो उसने कर दिया वृद्धाश्रम पर खर्च, ठीक है। अब 23 अनाथालय पे, ठीक, 23 कर दिया अनाथालय पे, आ गया 24% कर दिया चिकित्सा, 24 कर दिया चिकित्सा पर। तो कितने हुए टोटल 2 और 3 5 4 9, ठीक, यहाँ जाएगा 6, तो 69 उसके खर्च हो गए, तो बचे कितने 31 बचेंगे। तो 100 में से 31 जो बचे हैं, ठीक, ये रहे 93, ये 31 की जो वैल्यू है 93, जो कि इन्हें फाउंड ये क्या करे इसने जमा कर दी राशि 9300 ये। तो अगर मैं इसे काटूंगा देखो 3 से कट जाएगा, यहाँ से 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 300 आ जाएगी। हमें बतानी है इसका वेतन, तो वेतन देखो ये था उसका 250, तो 250 की वैल्यू निकालनी है हमें। तो दोनों तरफ क्या कर दूंगा मैं 250 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो दोनों तरफ क्या कर देंगे हम 250 से मल्टीप्लाई ये, तो यहाँ से हमारी 250 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 3 जीरो तो आंगी आंगी ये 25 थी 75 ही आ जाएगी। तो इनकम कितनी थी उसकी 75,000, तो 75,000 इसका मतलब ऑप्शन बी क्या है हमारा सही है। तो बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें ज्यादातर बच्चे क्या कर देंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। बढ़िया आगे
नोवा क्वेश्चन कीजिए एक बार खुद। देखो इसमें कह रहा है कि मतलब आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक, दिए गए सभी शहरों में बेरोजगार युवाओं की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसा सिंपल सही है। तो बेरोजगार जो युवा उनकी औसत संख्या निकालनी है। ठीक है, तो बेरोजगार यानी 175 इन्हें अगर मैं जोड़ूंगा तो जोड़ने से क्या फायदा, हमने एवरेज मान लिया 175 ही मान लिया, तो यहाँ कितना 180 यानी +5 ज्यादा है। ठीक है, यहाँ 165 है तो -10 कम है। ठीक, यहाँ 182 है तो ये 7 ज्यादा है। ठीक, यहाँ 178 है तो ये 3 ज्यादा है। तो टोटल कितना है, यानी कि देखो 7 और 3 10, ये -10, ये खत्म हो गए, बचे 5, तो 5 बचा। ठीक, और 5 ही टोटल संख्या, तो 5 से 5 डिवाइड करूंगा तो 1, यानी 1 हमारा ऐड होगा। हमने कितना माना 175 एवरेज, तो 175 में 1 जोड़ूंगा तो 176, जो एवरेज है वो कितना 176। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। समझ गए, मतलब आप ऐसा नहीं कि इसे पूरा सोल्व करोगे, आप सीधा भी कर सकते हैं। पहले मान लो 175 एवरेज, फिर देख लो कितना कितना अंतर है सब में। ठीक है, बढ़े आगे, करो 10वां क्वेश्चन। देखो ये भी सेम है, इसमें कह रहा है कि चेन्नई शहर में रोजगार युवा, बेंगलोर में रोजगार युवाओं को कितना प्रतिशत है। ये तो सिंपल सही है। ठीक, रोजगार युवा चेन्नई शहर में 240 है ये। ठीक, बेंगलोर में रोजगार युवा का कितना प्रतिशत है, बेंगलोर इसका 270 का कितना प्रतिशत है ये बताना, 270 का, बस मल्टीप्लाई 100। देखो एक जीरो से एक जीरो खत्म, और इसे 3 से काट सकते हैं, 3 अट्ठे 24, 3 9 27, डबल जीरो है। ठीक है, 9 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72 यानी ये आ जाएगा 88.88%। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। बढ़े आगे, करो 11वां क्वेश्चन। देखो इसमें बोला है कि उस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या दिया है 57 सेंटीमीटर। अब पाई की भी वैल्यू इसमें दे दी है। ठीक है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो अर्धगोला होता है देखो इस टाइप का, ठीक, इस टाइप का होता है अर्धगोला। तो इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो इसका क्या हो जाएगा 2πr², और इसका हो जाएगा πr²। तो क्या होता है 3πr², ये होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का। ध्यान रखना, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या कर देते हैं 2πr²। कैसे, क्योंकि 4πr² क्या होता है पूरे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका वो आधा कर देंगे बस। तो ये गलती नहीं करनी। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो बस, 3 इंटू पाई की वैल्यू को दी है 3.14 r², आर दिया 57, यानी 57 की मल्टीप्लाई, यानी 57 का हमें स्क्वायर ही करना पड़ेगा बस। 3 के अगर इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 3 चौक 12 को 2 का, 3 एकम 3 और 1 4, 0.339। 57 का स्क्वायर करूंगा तो 7 सत्ते 49। ठीक, 25 में 7 जोड़ूंगा तो 32, ये आएगा 57 का स्क्वायर। ठीक, ये आता है नहीं आता, मतलब ये भी ट्रिक मैंने बताई है स्क्वायर निकालने की। 9 की मल्टीप्लाई करनी है अब इसमें। देखो अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करके देखूं तो क्या आएगा हमारा, 9 नाम 81, 9 चौक 36 और 8 44 को 4 का हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22 को 2 का हासिल 2, 9 तिया 27, 2 29। तो इससे ज्यादा वैल्यू आएगी हमारी, तो इससे ज्यादा वाली लगभग थोड़ी सी ज्यादा आएगी, तो लगभग ये आएगी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। आप इसे करके भी देख सकते हैं, चाहे इससे ज्यादा ही वैल्यू आएगी, क्योंकि मैंने तो 9 की मल्टीप्लाई करी है ना, अभी 0.42 की और मल्टीप्लाई करूंगा। आप करके भी देख सकते हैं 0.4 की अगर मैं इसमें करूं तो क्या आएगा, यहाँ से 4 निम 36, ठीक, 4 चौक 16, 3 19, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 तिया 12। ठीक, अगर मैं इसमें जोड़ूंगा तो 9 और 1 10, ठीक, 9 4 13, 14 हो जाएगा। ठीक, 2 और 2 4, 1 5, 29 और 1 30। तो इससे भी ज्यादा ही आएगी हल्की सी वैल्यू, क्योंकि मैंने 0.4 की वैल्यू निकाली है, जबकि 0.42 है। तो ये रहा, इसके समथिंग ये है ऑप्शन बी। तो ऐसा नहीं है आपको पूरी ही मल्टीप्लाई करनी है, आपको अप्रोक्स वैल्यू भी निकालनी है। करो, देखो 12वां क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 23 है और उनके लघुत्तम समापवर्तक के अन्य दो भाजक दिए 26 और 27। तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करनी है।
देखो HCF जो दे दिया वो दे दिया हमें 23। हमें जो एलसीएम है उसके दो भाजक दिए 26 और 27। देखो आपको पता ही होना चाहिए कि जो एलसीएम है उसका एक भाजक तो हमारा HCF ही होता है। तो इसका मतलब जो एलसीएम जो हमारा हो जाएगा वो यह होगा कि 23 मल्टीप्लाई दो भाजक ये है 26 और 27। तो ये क्या होगा हमारा एलसीएम होगा। जब ये हमारा एलसीएम होगा हमें निकालनी है इनमें से छोटी संख्या। देखो जो दो संख्या होती हैं इस प्रकार होती हैं कि जैसे मैं एक संख्या एच ए है दूसरी संख्या एच बी है। ठीक, तो जो HCF होता है वो क्या होता है H होता है, और जो एलसीएम होता है वो क्या होता है H इंटू ए बी होता है। ठीक है, तो जब हमारे पास ये तीनों वैल्यू यहाँ देखो ये H है ये A है ये B है, और यहाँ से मैं दो संख्या निकालो HA और HB आएगा। तो इसका मतलब दो संख्या आएंगी वो 23 इंटू 26 और 23 इंटू 27, ये आएंगी दो संख्या। ठीक है, तो छोटी संख्या पूछी है तो छोटी संख्या हमारी ये होगी ये वाली। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे क्या आएगा 23 की मल्टीप्लाई करूंगा 23 छिक्का 138 को 8 का हासिल 13 23 दूनी 46 मैं 13 जोड़ूंगा तो 59। तो क्या आएगा 598 आ गया। यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया बताओ। ठीक है बढ़े आगे 13वां क्वेश्चन कीजिए। देखो गुणोत्तर श्रेणी से क्वेश्चन है यानी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन 2021 में यानी एपीजीपी दोनों से क्वेश्चन आए हैं। तो आपको ये भी पढ़ना है। इसमें क्या निकालना है इसका योगफल निकालना बस। तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए बस क्या होता है यानी ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ए क्या होता है फर्स्ट टर्म यानी पहला पद, आर क्या होता है कॉमन रेशो। ठीक, तो 1/3 ये 1 माइनस आर क्या यानी कि देखो 1/9 दूसरा जो टर्म है उससे अगर मैं डिवाइड कर दूंगा फर्स्ट टर्म को ये तो यहां से निकल जाता हमारा कॉमन रेशो क्या आएगा 3 यानी 1/3 ये। तो 1/3 इसकी पावर एन, तो एन तो एन नहीं दिया हमें। ठीक, और अपॉन 1 माइनस आर यानी 1 माइनस 1/3। अगर मैं इसे सोल्व करूंगा तो नीचे क्या आएगा यानी 1/3 1 माइनस 1/3 इसकी पावर क्या एन। ठीक, नीचे क्या आएगा 3 एकम 3 यानी कि 2/3 आ जाएगा। 3 से 3 खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ 1/2 बचेगा ये 1/2। और अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 1/3 की पावर एन ये। तो ये दिया है ऑप्शन में तो हैगा ये रहा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। बढ़े आगे करो 14वां क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि 3 निरंतर वर्षों के लिए एक उत्पाद का मूल्य क्रमशः 146 रुपए प्रति लीटर 292 रुपए प्रति लीटर और 365 रुपए प्रति लीटर था। यदि एक आम आदमी उस उत्पाद पर प्रति वर्ष 16,060 रुपए व्यय करता है उस उत्पाद का प्रति लीटर औसत मूल्य कितना है। यह बेहतरीन क्वेश्चन है। करो एक बार खुद देखो थोड़ा ध्यानपूर्वक करना है। हर साल यानी कि 146 पहले साल ये दूसरे साल 292 तीसरे साल 365 इतने रुपए प्रति लीटर कोई भी उत्पाद है। ठीक, वो जो व्यय कर रहा हर साल वो 16,060 रुपए व्यय कर रहा। तो इसका मतलब अगर ये दिया 16,060 ये हर साल व्यय कर रहा है इतने रुपए। ठीक, इतने रुपए की कीमत है उसकी। अगर यहाँ से मैं इसका मतलब कंजप्शन निकालूंगा तो कितने आ जाएगी। सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा यानी कि कितने वो उत्पाद जो कितने किलो है जो भी है कितने लीटर है सॉरी। तो यहाँ से निकलेगा हमारा इससे डायरेक्ट कट जाएगा क्या है यानी 146 है एक बार जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या बचेगा 14। ठीक, फिर एक और बार चले जाएगा तो यहाँ से हमारा आएगा 110। तो ये आ जाएगा सीधा क्या 110। ठीक, इसी प्रकार इसका निकालेंगे हम यानी 16,060 292। ठीक, तो पहली बात तो देखो 146 का 2 गुना होता है 292 तो इसका आधी वैल्यू आएगी तो यहाँ से क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा। ठीक, मतलब पहले साल वो 110 लीटर दूसरे साल 55 लीटर और तीसरे साल को निकालना पड़ेगा यानी कि 365 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें।
तो यहाँ से क्या आएगा हमारा 365 4 बार करेंगे, 4 बार जाएगा, ठीक। ये 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, ठीक, 4 तिया 12, 13, 14। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा 1600, यानी कि इसमें से घटाएंगे तो सीधा मतलब 44 यानी 44 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ कितने खर्च होगा 44 लीटर। तो तीनों का आ गया हमारे पास। अब देखो ये है हमारा 1 साल का अमाउंट, पर मैं 3 साल का जब निकालूंगा यहाँ से, ठीक है, अरे ये तीनों हमें जोड़ने पड़ेंगे क्योंकि हमें क्या निकालना औसत मूल्य है। तो यानी 44 प्लस 110 प्लस 55 ये जोड़ने पड़ेंगे। बस अब इसे सोल्व कर लेंगे। 3 छिंग 18, ठीक, 16 थी 48, पर मैंने जोड़ूंगा देखो 5 4 9, ठीक, 11 5 16 4 20, तो 209 आ गया। अब हमें इसे सोल्व करना पड़ेगा, ठीक। अब इसकी क्या तरीका है, देखो अप्रोक्स वैल्यू निकाल लो जो मैंने अभी बताया था। इसमें अगर मैं -9 करूंगा तो 200 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 48 180। तो 2 जीरो से अगर मैं काटूंगा देखो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, अगर 2 से इसे काटूंगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, लगभग 240 के आसपास आएगी। या ये 9 की वैल्यू, अगर मैं यहाँ से 1 की वैल्यू अगर 9 की निकालूंगा तो 9 0 0, 9 चौक 36 को 6 का हासिल 3, 9 दूनी 18, 3 21, तो 2160। 2160 इसमें से माइनस करना पड़ेगा मुझे, यानी कि 48 180, इसमें क्या करना पड़ेगा 2160 ये माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 0 8 में 6 जाएगा 2, 0 यहाँ 8 में से 2 जाएगा 6, तो ये आएगा लगभग इतना आएगा। और नीचे क्या आएगा हमारा 200, जब इसमें से -9 करूंगा देखो 2 0 यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 200 से अगर मैं काटूंगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 230 पॉइंट करके कुछ आ रहा है, तो 230 पॉइंट करके आएगा ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा सही, ठीक है। तो ऐसे भी आप अप्रोक्स वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा अगर इसे आप काटने बैठ गए तो। करो 15वां क्वेश्चन। देखो इसमें बोला कि श्रुति संदीप अमित सहकारिता करते हैं, श्रुति समस्त पूंजी का 1/3 योगदान देती है, जबकि संदीप उतना ही योगदान देता है जितना श्रुति और अमित संयुक्त रूप से करते हैं। वर्ष के अंत में लाभ इतना रुपये अर्जित करते हैं, तो अमित को कितना धन प्राप्त होगा। देखो ध्यानपूर्वक करना है इसे। इसने बोला कि यानी श्रुति जो है समस्त पूंजी का 1/3 योगदान करते हैं, समस्त पूंजी का। देखो समस्त पूंजी हमने मान ली 3, जो श्रुति है, ठीक, उसने करा 1/3 यानी 1। अब क्या बोला उसने, जबकि संदीप, जो संदीप है ये श्रुति है, संदीप है, उतना ही योगदान करता है जितना श्रुति और अमित संयुक्त रूप से करते हैं। एक है अमित, ठीक है, अमित की मान लो हमने एक्स करता है, तो ये जो संदीप है इन दोनों का मिलाकर करता है, यानी कि 1 + x करेगा हमारा संदीप, ये ठीक। और इन तीनों को अगर हम जोड़े यानी 1 + x और +x, तो तीनों की वैल्यू क्या 3 आनी चाहिए, यानी 3। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी 2x बराबर 3 में से 1 और 1 2, 3 में से 2 जाएगा 1, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 1/2। तो इसका मतलब x की वैल्यू हमारी 1/2, तो यहाँ पुट कर दूंगा अगर मैं, देखो श्रुति की तो 1 ही रहेगी, ठीक, यहाँ 1/2 पुट करूंगा तो ये आ जाएगी 3/2, ठीक, इसकी 1/2 है ही। तो तीनों की क्या हमने जो मानी थी वो आ गई वैल्यू जो भी है। यहाँ से अगर मैं रेशो खत्म करना चाहूँ 2 की मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, तो इस रेशो में वो निवेश करते हैं। बस यहां से हमने, ठीक, ये आएगा सॉरी, तो इस रेशो में वो तीनों क्या करते हैं निवेश करते हैं इस रेशो में, यानी श्रुति ये, ठीक, संदीप ये और अमित ये। अब क्या पूछा था, अब निकाल सकते हैं। देखो लाभ टोटल 1,20,000, 2 और 3 5 और 1 6, 6 की वैल्यू है 1,20,000। क्या निकालना है अमित को कितना धन मिला, अमित की वैल्यू है 1, ठीक, तो 6 की वैल्यू ये दी है, हमें 1 की निकालनी है। 6 से अगर मैं इसे काटूंगा तो 6 दूनी 12, ठीक, तो ये आ जाएगी 20,000 के समथिंग 1 की वैल्यू। तो 20,000 किस में दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। बढ़े आगे, तो वो समझ में आ रहा है या नहीं ये भी बताना है आपको। ये हमारे यहाँ पर आलोक भाई भी बैठे हुए हैं, ठीक, और भी कुछ स्टूडेंट हैं जो कह रहे हैं कि समझ में नहीं आया हमारे।
कोई बात नहीं, आ जाएगा तो नहीं। देखो 1750 में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं हमें, तो कैसे निकालते हैं? ठीक, मतलब इसे तोड़ेंगे हम प्राइम नंबर में। 1750 है, इसे अगर मैं तोड़ूं 25 सत्ते 175 मल्टीप्लाई 10, 10 को लिख लूंगा 2 इंटू 5, इसे लिखूंगा 5 का स्क्वायर एक ही है, ये 5 की पावर तो हो जाएगा 3, 7 की पावर 1 है ही, और 2 की पावर 1 है। ठीक, कैसे निकालते हैं? 3 में 1 जोड़ूंगा 4 मल्टीप्लाई 1 में 1 जोड़ूंगा 2। ठीक, यानी इनकी जो पावर होती है इनमें क्या करते हैं, एक एक ऐड कर देते हैं और उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या निकल जाते हैं हमारे नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक, यहां से क्या आ जाएंगे, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 किस में दिया है? ऑप्शन डी में। ठीक है, तो बढ़िया आगे करो 17वां क्वेश्चन। देखो ये भी नंबर ऑफ फैक्टर निकालने इसमें, यानी नंबर ऑफ फैक्टर मतलब शून्यों की संख्या निकालनी है, यानी नंबर ऑफ जीरोज। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, यानी क्या दिया हमें 15,870 ये फैक्टोरियल, तो नंबर ऑफ जीरोज निकालनी है। तो क्या करते हैं हम 5 से बस डिवाइड करते चले जाते हैं। 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, यानी 5 रिमाइंडर नहीं लिखना, इस बात का ध्यान रखना है। 5 छंग 30, 5 तिया 15, 5 चौक 20, यहाँ रिमाइंडर 4 बचेगा, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 छंग 30, फिर इसे 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 पंजे 25, 5 एकम 5। अब क्या करते हैं, देखो इन्हें जोड़ देते हैं बस, इन्हें सॉरी मैं उल्ट इन्हें जोड़ेंगे, हाँ तो इन्हें जोड़ेंगे, 5 और 1 6, 25 में 6 जोड़ूंगा 31। ठीक, यानी 31 74 634 126। ठीक, 25 5 30 और 1 31, ये इन्हें जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 1 7 4 11 4, 15 को 5 का हासिल, 1 3 और 1 4 2 6 3 9 7, 16 को 6 का हासिल 1, यानी कि 31 और 1 32 और 7 39, तो 39 65। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। समझ गए नंबर ऑफ जीरोज निकालना। बढ़े आगे करो 18वां क्वेश्चन। देखो इसमें बोला है कि ब्रांड एक्स टी शर्ट की कुल बिक्री के आधे और ब्रांड जेड टी शर्ट की कुल बिक्री के बीच का अंतर कितना है। बढ़िया क्वेश्चन, मतलब टाइम टेकिंग है ये। अब देखो इसका मैं बेहतरीन तरीका बताता हूं आपको। देखो इसमें बोला है जो ब्रांड एक्स टी शर्ट की कुल बिक्री के आधा, यानी कुल बिक्री जो उनका आधा, जो जेड की टी शर्ट है उनकी जो कुल बिक्री है उनका क्या निकालना, मैं अंतर निकालना। तो हमें सारे पहले ब्रांड जो एक्स है उनकी वैल्यू निकाल के मतलब आधी करनी पड़ेगी, फिर जेड की टी शर्ट है उनकी जोड़नी पड़ेगी, फिर करना पड़ेगा। लेकिन इसका जो बेहतरीन तरीका उसे सीखते हैं। देखो एक्स एक्स हमारी ये वाली 1090, अगर मैं इसका आधा कर दूं तो क्या आएगा यहाँ से 545, तो 545 आएगा यहाँ से। ठीक, और जो ब्रांड जेड है 840 है, अगर मैं इसमें से घटा दूं इसे तो यहाँ से क्या आएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 13 में से 4 जाएगा 9, 7 में से 5 जाएगा 2, तो 295 आया है। ठीक, इसमें मतलब इस वाले में आ गया। अभी अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ 1050 है, इसका आधा करूंगा तो क्या आएगा 525। ठीक, 880 है जेड, 880 में से अगर मैं 525 घटाऊंगा तो यानी 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 7 में से 2 जाएगा 5, 8 में से 5 जाएगा 3, यह 355, यानी ये जोड़ने भी हैं 295 355। अब सेम इसका भी करना हमें। देखो यहाँ आया 870, अगर मैं इसका आधा करूंगा तो आएगा 435। 960 में से अगर मैं 435 घटाऊंगा 5, ठीक 5 में से 3 जाएगा 2, 9 में से 4 जाएगा 5, ये आएगा 525। सेम इसमें करना पड़ेगा। 880 इसका आधा करूंगा 440, 740 में से 440 जाएगा। देखो 740 में से 440 जाएगा तो क्या बचेगा, 300 आएगा, तो 300 बस इन्हें ऐड कर दो। देखो 5 या 15 को 5 का हासिल 1, 3 5 8 9, 17 को 7 का हासिल 1, 3 और 1 4 5 9 3 12 2 14, तो क्या आया 1475 दिया है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या हमारा सही है। देखो ये सेट में बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे तो सारे ही क्वेश्चन अभी तक अच्छे लेवल के लग रहे हैं। करो। देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि पाइप ए एक टंकी को 64 मिनट में खाली कर सकता है और पाइप बी उसी टंकी को 96 मिनट में भर सकता है।
ठीक, और पाइप से उसी टंकी को 128 मिनट में भर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? बेहतरीन क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान रखना है। जो पाइप ए है इसमें कह रहा है कि 64 मिनट में खाली कर सकता है, और बी और सी भर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है बस। देखो जो ए है, जो ए दिया है वो 64 मिनट में क्या कर रहा है? खाली कर रहा है, 64 मिनट। बी है वो 96 मिनट में क्या भर रहा है टंकी को, और जो सी है वो क्या कर रहा है? 128 मिनट में भर रहा है। तो देखो यहां से क्या निकालेंगे हम? टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसा आएगा? इनका एलसीएम। तो इनका एलसीएम क्या आएगा? 16 तो आ जाएगा कॉमन, यानी कि 16 चौका 64, 16 छिक्कम 96, 16 अट्ठे 128, ठीक, यानी कि और 8 भी आ जाएगा और 3। देखो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 16 इंटू 8 इंटू 3, ये आएगा। तो एलसीएम तो आता ही है, आप निकालना ये, और यहाँ से निकालूंगा तो क्या आएगा? 8 या 24, और 24 की जब मैं 16 में करूंगा तो 16 चौका 64 को 4 का हासिल 6, 16 दूनी 32, 6 38, ये आएगा एलसीएम 384। अब देखो अगर मैं ए की एफिशिएंसी निकालूं यहाँ से, तो 16 चौका 64, 3 दूनी 6, तो यहाँ से क्या आएगी? एफिशिएंसी आ जाएगी हमारी ए की 6। अब थोड़ा ध्यान रखना, ए खाली कर रहा था तो इसका मतलब माइनस में आएगी इसकी एफिशिएंसी 6। इसकी कितनी आएगी बी की? देखो 16 छिक्कम 96, यानी कि 3 दूनी 6, 4, इसकी आएगी बी की 4 एफिशिएंसी। आगे 4, सी की क्या आएगी? 16 अट्ठे 128 यानी 3, तो सी की आ जाएगी 3। अब क्या पूछा था? तीनों मिलकर करें तो टंकी को कितने टाइम में भरेगा? देखो 384। अब ध्यान रखना, तीनों ये -6 क्योंकि टंकी को खाली कर रहा था, तो 4 3 7 में 6 जाएगा 1, तो 1, इसका मतलब 384 मिनट में ही वो टंकी को फिल करेंगे। 384 दिया ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। ये भी क्या था? बेहतरीन क्वेश्चन था। बढ़े आगे करो। देखो इसमें कह रहा है कि एक्स एक कार्य को 147 दिनों में पूर्ण कर सकता है, उसने अकेले 63 दिनों तक कार्य किया, और शेष कार्य को वाई ने 84 दिनों में पूर्ण किया। दोनों मिलकर संपूर्ण कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखो एक्स जब एक कार्य को 147 दिनों में पूरा कर रहा है, उसने करा 63 दिनों तक, तो बचा कितना कार्य? मतलब 147 में से जब मैं 63 घटाऊंगा तो 7 में 3 जाएगा 4, और यहाँ बचेगा 13 में 7 जाएगा 7 में 3 जाएगा 4, 14 में 6 जाएगा 8, तो 84। मतलब जो 84 दिन में जो काम, जो एक्स का जो 84 दिन का काम है, ये किसने करा है? ये करा वाई ने, वो भी 84 दिनों तक, यानी वाई ने क्या? 84 दिनों तक। यहां से हमने क्या करा? इनका टोटल वर्क हमने इक्वल कर दिया बस, क्योंकि देखो जो बचा हुआ काम था वो इतने दिनों में करता एक्स, एक्स की एफिशिएंसी हमने एक्स ही मानी इंटू 84 दिन, तो यहाँ से बचे हुए काम का टोटल वर्क आया। तो यहाँ से वाई जो बचे हुए काम है 84 दिन में कर रहा था, तो इसका टोटल वर्क आएगा वाई इंटू 84। तो यहाँ से हम एक्स रेसो वाई यानी सीधे एफिशिएंसी का रेसो निकाल लेंगे बस, तो 1:1 ही आएगा यहाँ से। तो इसका मतलब दोनों बराबर दिनों में काम पूरा करेंगे। हमसे क्या पूछा था? दोनों मिलकर संपूर्ण कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। जब एक्स ही 147 दिनों में कर रहा तो इसका आधा कर दो बस, दोनों मिलकर, क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी क्या बराबर, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 73.5 दिया ऑप्शन सी में, तो बढ़े आगे करो। देखो इसमें क्या, इसमें बोला 645 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया हमें। मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाना चाहिए ताकि उसमें दूध और पानी का रेशो 3:2 हो जाए। ये दिया हमें किसका? मिल्क और वाटर का रेशो। हमें कितना बनाना? 3:2 बनाना। क्या ऐड करना हमें? मिल्क, तो वाटर रहेगा सेम, तो वाटर यहां से क्या कर लेंगे? बराबर कर लेंगे। तो 11 की मल्टीप्लाई दोनों तरफ से कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 11 थी 33 और 11 दूनी 22, तो यहाँ से क्या होगा? हमारा वाटर सेम है। और देख सकते हैं कितना ऐड हुआ यहाँ, 33 में से अगर 21 जाएंगे तो 12, तो 12 ऐड हुआ, तो 12 क्या? 12 की वैल्यू क्या है? मिल्क। ठीक, तो टोटल जो था हमारा मिश्रण 21 और 22, ये कितना था? 2 और 1 3, 2 और 1 3, 33, सॉरी 43 था, 43, तो 43 था ओवरऑल। तो 43 की वैल्यू थी हमारी क्या? ये 645। हमें क्या निकालनी है? 12 की वैल्यू।
तो इसे देखो 43 से डायरेक्ट कट जाना चाहिए, क्योंकि हमें पॉइंटों में तो आंसर नहीं दिया। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालूंगा, क्या आएगा 43 से कम 43, 7, 14 में 7 जोड़ूंगा 21, तो यहाँ बचेगा 5, 5 से 15, 5 चौक 20, यानी 15 बार जाएगा। मल्टीप्लाई का ऐसे कर दूंगा मैं 12 से, तो यहाँ से 12 की वैल्यू क्या आ जाएगी 180। तो 180 दिया है, ये रहा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या हमारा सही है। बढ़िया, आगे करो 22वां क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर एक राशि 60% की, मतलब 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर एक राशि में 60% की वृद्धि होती है। 2 वर्ष बाद समान ब्याज दर पर इतने रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। बढ़िया क्वेश्चन। तो 4 वर्षों में जो ब्याज है 60% हो रहा है, और मैं 1 वर्ष का निकालू यहाँ से तो आ जाएगा 15। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या 15%। तो 2 वर्ष बाद हमें बताना चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 2 वर्ष बाद, यानी कि अगर मैं 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालूंगा तो 15 दूनी 30, 15 का स्क्वायर होता है 225, यानी कि क्या आ जाएगा इसमें 2.25 और जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 32.25%। ये होएगा क्या हमारा इंटरेस्ट बनेगा चक्रवृद्धि ब्याज का 2 साल में। तो ये निकालना हमें, यानी कि 500 क्या दिया 25, और लास्ट में क्या डबल जीरो, इसका क्या निकालेंगे हम 32.25%। इसे सोल्व कर लो बस। देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा इसमें, अगर मैं 30 की मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ से क्या आएगा 1 जीरो आएगा लास्ट में, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 पंजे 15, तो 15,750 से ऊपर वैल्यू आएगी। ठीक, यानी लगभग ये आएगी हमारी वैल्यू 16,931। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि और तो वैल्यू देखो ये तो थोड़ी सी ज्यादा है, जबकि 15,931 जो हल्की सी ज्यादा है, तो ये तो नहीं हो सकती, ये 16 के आसपास ही आएगी। आप इसे जो से कैलकुलेशन से मतलब कर लेना कैलकुलेशन। 23वां क्वेश्चन, देखो ये तो कैलकुलेशन है बस। इसमें क्या बोला है डिवाइड करना इससे, मतलब पॉइंट के बाद है 3 डिजिट, तो नीचे बढ़ेंगे 3 जीरो, यहाँ है 2 तो ऊपर बढ़ेंगे 2 जीरो, तो इसका मतलब 6 और 1 है, तो नीचे क्या हो जाएगी हमारी 1 जीरो हो जाएगी, प्लस यहाँ देखो 0.008, इसे ऐसे लिख लेंगे, नीचे मान लिया हमने x, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, माइनस यहाँ नीचे बढ़ेंगे 3 जीरो, ठीक है, और ऊपर बढ़ेंगे 2 जीरो, तो नीचे रहेगी 1, यानी कि 3/3 ये आ जाएगा बराबर क्या 0.6। बस इस सोल्व कर लो। ये क्या आएगा 0.6, ये क्या आएगा यहाँ से 0.1, ठीक है, इसे 0.008, यहाँ हमने x मान लिया, ये क्या आएगा 0.1, ये क्या 0.6। अब देखो 0.6 ये तो खत्म, ये जाएगा इधर प्लस का हो जाएगा, ठीक है, यानी 0.008 अपॉन एक्स, यहाँ क्या 0.1 ये आ जाएगा इधर, यानी कि 0.008 नीचे क्या 0.1, इधर आ गई एक्स की वैल्यू। अब देखो नीचे क्या बढ़ेंगे 3 जीरो, ऊपर बढ़ेगी 1 जीरो, इसका मतलब नीचे जो बढ़ेंगे हमारे 2 जीरो बढ़ेंगे, ये क्या आएगा 8/100, तो ये आ गई हमारी एक्स की वैल्यू। और हमें अगर हम इसे पॉइंट में लिखेंगे तो क्या आएगी 0.08। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया या नहीं, बढ़े आगे करो। इसमें कह रहा है कि एक वस्तु को 2090 रुपए में बेचने पर हुई हानि, उसी वस्तु को 27 से 14 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ का 95% है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी कि कह रहा है देखो इतने रुपए में बेचने पर जो हुई हानि, तो इतने रुपए बेचने पर हुई हानि, तो इसका मतलब अगर उसका प्राइस वस्तु का एक्स था तो हमें हानि हुई इतने रुपए में बेचने पर, तो हानि कितने की होगी इतने की। ये अब क्या कह रहा है अगर इतने में बेचता है नहीं 27 से 14 में बेचता क्या होता लाभ, तो यहाँ से लाभ निकालेंगे, एक्स घटाएंगे क्योंकि एक्स क्या वस्तु का मूल्य है। ठीक, तो ये आ गया लाभ, ये आ गई हानि। अब क्या बोला है लाभ का 95% है, इसका क्या है 95%, यानी 95%, ये 95% यानी कि ठीक है, इसे मैं काट भी सकता हूँ यहाँ से, तो यहाँ जाएगा ऊपर 19, नीचे आएगा 20, 20 की सीरीज में कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आएगा 20x, ठीक, 2 जीरो 2 निम 18 और 2 दूनी 4 ये आ जाएगा। जब 20 की मल्टीप्लाई करूंगा देखो 21 की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, यानी 21 चौक 84 को 4 का हासिल 8, 21 एकम 21 और 8 29 को 9 का हासिल 2, 21 सत्ते
147, ठीक। और 2, 149 को 9 का हासिल 14, और 21 दूनी 42, और 14 56। तो यहाँ माइनस के देखो 21 की मल्टीप्लाई नहीं होगी, 19 की होगी। देखो 19 की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या हमारा, अगर मैं बात करूँ इसे काट लूंगा तो क्या आएगा यहाँ से 19 और 20 आएगा। 20 की मल्टीप्लाई तो इधर हो गई, ठीक। 19 की अगर मैं इसमें करूंगा तो 19 चौका 76 को 6 का हासिल 7, 19 एकम 19, और 7 26 को 6 का हासिल 2, 19 सत्ते 133, और 2 35 को हासिल 13, 19 दूनी 38, और 13 51, ये आया, ठीक। माइनस के 19x। देखो 20x है, इधर 19x, इधर आने पे क्या हो जाएगा 39x। ये इधर जाने पे जुड़ जाएगा, तो जोड़ेंगे तो लास्ट में 6, ठीक। फिर लास्ट में 6, फिर 5 8 13 को 3 का हासिल 1, ठीक। 1 और 1 2 और 3, 5 4 9, ये आएगा। ये इसके नीचे पहुंच जाएगा, नहीं 9 3 3 6 6, तो ये के पहुंच जाएगा नीचे 39, ठीक है। अगर मैं इसे काटूंगा, देखो पहले 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 एकम 3 3 एकम 3, 3 दूनी 6 3 दूनी 6, नीचे क्या आएगा 13। 13 से भी अगर मैं काटूंगा इसे तो 13 दूनी 26, 5, फिर 13 3 39, देखो यही आएगा ऑप्शन डी, 2394 आ जाएगा, ठीक है। तो बढ़े आगे 25वें क्वेश्चन। देखो ये इसमें तो बस क्या करना है, देखो सिंपल सा है, तो यहाँ क्या आएगा, डिवाइड करूंगा 23, 55 में से अगर 23 जाएगा यानी 5 में से 3 जाएगा 2, 5 में 2 जाएगा 3, 32, ठीक है। 8 पंजे 40 आएगा 5, 32 5 क्या हो जाएगा 37, ठीक। 37 अगर मैं इसमें जोड़ूंगा तो 7 5 12 को 2 कहाँ से ले, 6 3 9 और 1 10, 102। 102 में अगर जब मैं 90 जोड़ूंगा तो यहाँ का आएगा 192। तो बढ़े आगे सी। देखो हमारे जो यहाँ पर कुछ एस्पिरेंट बैठे हुए हैं जो वो भी आंसर बता रहे हैं, तो आपको भी इसी प्रकार करना है। लास्ट क्वेश्चन, देखो इसमें क्या है कि जब एक प्लॉट को इतने रुपए में बेचा जाता है तो मालिक को 21% की हानि होती है। 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस प्लॉट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। मतलब ये कह रहा है कि इतने में बेचने पर 21% की हानि हुई, इसका मतलब ये 79% की वैल्यू है, क्या 29,625। ये हमें क्या निकालना है, 21% लाभ पर बेचें जब कितनी कीमत होगी, यानी 121 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखो 121 की वैल्यू निकालेंगे कैसे, 79 जाएगा इसके नीचे यानी कि 29625, तो जाएगा क्या 79 इसके नीचे और मल्टीप्लाई करेंगे हम 121 से, ठीक है। तो हालांकि 79 से कट जाना चाहिए, लेकिन अगर हम इसे सम ऑफ डिजिट से करके देखें, 4 3 7 3 10, ठीक, 7 और 1 8 5 13, इसका आएगा 4, 6 4 10, 3 और 1 4, 7 4 11 2 5 7, इसका आएगा 7, 4 5 9 3 7 10, 5 और 1 6, इसका आएगा 6, 4 4 8 3 11 यानी कि 2 7 9 यानी इसका आएगा 5। तो 5 चारों के अलग अलग है, इसका मतलब इसे हम कर सकते हैं सम ऑफ डिजिट से। करते हैं चलो, देखो 9 तो कैंसिल, 2 और 6 8 2 10 और 5 और 1 6, यहाँ क्या आएगा 6, 2 और 1 3 और 1 4, यह आएगा 4, नीचे क्या आएगा 7 और 9 16 यानी कि 7, ठीक है, यानी कि 6 चौक 24, 24 का क्या होगा 6, ठीक है, नीचे क्या 7, तो नीचे क्या होना चाहिए हमारा 1, तो क्या करेंगे ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई, ठीक। तो 6 चौक 24, 24 को जोड़ेंगे 4 2 6, और 7 चौक 28, 8 2 10, 8 और 2 10 यानी 1, तो हमारा सम ऑफ डिजिट क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। 6 किस में दिया, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप पर आनी चाहिए, ठीक, सम ऑफ डिजिट कैसे निकालते हैं। तो बताना कि सेट कैसा लगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके समझ में भी आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू दोस्तों।